Hello everyone, in this video we are going to discuss exercise of chapter 1 that I discussed in previous video. First, you have to interview an archaeologist. Prepare a list of 5 questions that you would like to ask her or him. आप एक आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू करने जा रहे हो, आप 5 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ जो आप उससे पूछोगे. So first we must know who is archaeologist. Archaeologist कौन होते हैं? A social scientist who studies of material remains such as tools, pottery, jewelry, stone, wall and monuments of past human life and activities. पास्ट में ह्यूमन लाइफ और उनकी एक्टिविटीज के जो रिमेन्स थे जैसे कि टूल्स, पॉटरी, ज्वेलरी, स्टोन वॉल्स एंड मोनूमेंट्स, उनका जो अध्ययन करते हैं वो सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं. सो इनसे हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बताओ. सिंपल, व्हाई डू यू डू और स्टडी ऑल दीज थिंग्स. आप ऐसा क्यों करते हो, यानी ये खुदाई, पढ़ना, उनके बारे में जानना, अध्ययन करना, ये जो सब मिलते हैं ये चीज़ें आप क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है. हाउ डू यू नो दैट द ऑब्जेक्ट इज़ सो ओल्ड. कोई चीज़ मिलती है तो आप ये कैसे जानते हो ये चीज़ इतनी पुरानी है, ये भी क्वेश्चन ऑब्वियस है. नेक्स्ट, व्हाट टूल्स डू यू यूज़ टू डिग. आप खुदाई करने में किस औजार का यूज़ करते हो. वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन. डोंट यू फियर टू सी अ स्केलेटन. वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन. आप एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब कंकाल मिल जाता है तो क्या आप उसके देख के डर नहीं जाते हो. डोंट द थिंग्स ब्रेक वाइल डिगिंग. और खुदाई करते समय वो चीज़ें जो मिलती हैं वो टूट नहीं जाती हथियार से लग के. नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग. इन कॉलम में नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली. इन कॉलम बी, द फर्स्ट बिग किंगडम, हंटिंग एंड गैदरिंग, सिटीज about 2500 years ago, early agriculture, the first cities. ओके, चलो हम लोग सोचते हैं चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था. चैप्टर याद करो आप, एक्सप्लेनेशन जब हुआ था नर्मदा वैली में हंटिंग एंड गैदरिंग, आपने देखा था कि नर्मदा वैली के आसपास जो लोग रहते थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे. सो ये देखो, एक के साथ इधर ए में नर्मदा वैली है और इधर ए के सामने हंटिंग एंड गैदरिंग है, तो आप इस दोनों को मैच कर लेंगे. ऐसे ही बी में मगध है, इधर बी के सामने द फर्स्ट बिग किंगडम. सी में गारो हिल्स और यहाँ सी में अर्ली एग्रीकल्चर. ओके, यू रिमेंबर नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स में और इधर सेंट्रल इंडिया में जो विंध्या हिल्स थे उसके नॉर्थ में आपने पढ़ा होगा कि अर्ली एग्रीकल्चर होती थी. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज डी है, देखो द फर्स्ट सिटीज. ओके, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था वहाँ पे याद होगा मैंने दिखाया था इंडस रिवर, उसके आसपास जो है सिटीज़ बसना शुरू हुई. ई गंगा वैली, आपने पढ़ा होगा कि गंगा वैली में लगभग 2500 ईयर्स एगो जो है सिटीज़ बसी, लोग वहाँ पे बसना शुरू किए. लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बीच में कोई एक मेजर डिफरेंस बताओ. वेरी सिंपल, एज आई हैव टोल्ड यू इन एक्सप्लेनेशन कि मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी वो पत्तों या बाक्स पे लिखी जाती थी, जबकि इंस्क्रिप्शन जो है वो स्टोन या मेटल्स पे लिखे जाते थे. तो लीव्स एंड बाक्स जो है वो सॉफ्ट होती थी, जल्दी मिट जाती थी, गायब हो जाती थी, फट जाती थी, जबकि स्टोन्स और मेटल्स जो है वो हार्ड होते थे, वो बहुत टिकाऊ होते थे. ये मेजर डिफरेंस है. नेक्स्ट, रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन. कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट. हाँ, रशीदा के क्वेश्चन को याद करो और क्या तुम उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हो. सो रिमेंबर, रशीदा एक पेपर पढ़ रही थी, उसने पेपर में पढ़ा 100 ईयर्स एगो, तो उसको यह ताजुब हुआ कि कैसे लोग इतनी पुरानी बातें याद कर लेते हैं. सो लेट सी, अब तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हमें पता ही चल गया है. वी कम टू नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो.
By reading of manuscripts or inscriptions and by studying monuments, buildings and remains, pots, ornaments, idols etc. from excavation. ठीक है, तो खुदाई में मिली हुई पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, आइडल्स, ये जो रिमेन्स थे इनको हम पढ़ते हैं, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स को पढ़ते हैं और मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। इन सब का अध्ययन करके हम इतनी पुरानी बातों को जान पाते हैं। Make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? और आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती है और इसमें से कौन सी चीज़ है जो पत्थर की हो सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड टूल, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं जिसमें से टूल, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स ये स्टोन के हो सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड? आपको क्यों लगता है, आप क्यों सोचते हो कि ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन अपने द्वारा किए हुए कामों का रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे? वेरी सिंपल, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। Ordinary men and women did not generally keep records of what they did because they were poor and not able to afford charge of inscriptions or manuscripts. Okay, very real statement. चूँकि manuscript या inscription उस टाइम पे बड़ा महंगा होता था। ओके, हर लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, दूसरे जो लोग inscription वगैरह करते थे उस समय पत्ते ये सब चीज़ें अपने में कॉस्टली होती थी, तो लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। सेकेंड, दे वर नॉट अवेयर ऑल्सो टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर डे टू डे लाइफ। वो ये सोचते थे कि कौन सा बड़ा काम है, उनके जीवन का जो काम था बहुत सिंपल था, साधारण था। डेली जैसे फार्मर्स खेतों में जाते थे, फसल को बोना, काटना, उसकी सिंचाई करना, गुड़ाई करना, घर आना, फिर उनका डेली रूटीन था। छोटे मोटे व्यापारी जो है वो अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे, कभी घाटा हुआ कभी फ़ायदा हुआ। ओके, क्राफ्ट पर्सन जो थे अपनी कताई बुनाई में बिजी रहते थे और इन लोगों को कमा के राजा को टैक्स भी देना होता था, तो ये अपनी इसी उधेड़ बुन में बिजी रहते थे और इसको वो कहाँ पे इंस्क्रिप्शन बनवाते, इसके लिए कौन सा वो बड़ा काम कर रहे थे, एक ऐसी फीलिंग थी। सेकेंड, इन केस दे एक्सप्रेस समथिंग थ्रू राइटिंग और ड्राइंग ऑन लीव्स, बार्क्स और वॉल्स, दे कुड नॉट प्रिजर्व देम फॉर सो लॉन्ग टाइम। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिनमें कुछ पेंटिंग्स, कुछ कलाकारी, चित्रकारी, ओके, ये सब करने का शौक़ था, एक रिवाज था। तो अगर वो ये चीज़ें वो लोग करते थे पत्तियों पे, बाक्स पे या वॉल्स पे, तो इतना दिन तक ये उसको हिफाजत से रख नहीं पाते थे, सहेज नहीं पाते थे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइफ्स ऑफ किंग्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। आप 2 तरीके से बताओ कि राजा का जीवन फार्मर्स के जीवन से अलग था। वेरी इजी, वी कैन आंसर। फार्मर्स हैड टू ग्रो क्रॉप्स एंड पे टैक्सेस टू द किंग्स while the kings had to manage the problems and affairs of their subjects. फार्मर्स फसलों को उगाता था और राजा को टैक्स देता था, यानी उसका काम था अनाज उत्पादन करना। ठीक है, वो उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो साहूकार से उधार लेता था, फसल होती थी उसको काट के वापस करता था, राजा को टैक्स देता था। वो अपनी इस जो है चक्र में बिजी रहता था। इन दिस साइकिल ही वॉज वेरी बिजी, अ फार्मर ही वॉज वेरी बिजी। एंड अ किंग वो क्या करता था, अपनी सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा की प्रॉब्लम्स, उसके व्यवसाय, व्यापार, हर चीज़ को मैनेज करता था। कोई भी समस्या होती थी उसका समाधान करता था। नेक्स्ट, फार्मर्स वर पुअर एंड बिजी इन बारोइंग एंड रिपेइंग। हाँ, वो वही चीज़ जो मैंने बताई कि वो उधार लेते थे और जब फसल होती थी तो वो उसको उधार चुकाते थे। वाइल किंग्स यूजुअली हैड लग्जूरियस लाइफ विद रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी। और वहीं पे राजा जो होता था उसका जीवन लग्जूरियस होता था। ज़्यादातर राजा जो होते थे वो ऐसे ही होते थे और उनका समाज में बहुत सम्मान और बहुत अधिकार था। तो ये 2 डिफरेंस हैं जो है राजा और किसान के बीच में, बिटवीन किंग्स एंड फार्मर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।